हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज शुरू करते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। ओके, पार्ट वन में हमने कुछ टर्म्स डिस्कस कर ली थी। एक्सपेंडिचर तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। बिजनेस का जो मेन पर्पस होता है वो रेवेन्यू जनरेट करना होता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन से ही बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। रेवेन्यू मीन्स नेट सेल्स। अगर कोई बिजनेस ट्रेडिंग एक्टिविटी में है तो रेवेन्यू को हम नेट सेल्स बोलते हैं, और अगर बिजनेस कोई सर्विस रेंडर करता है तो ग्रॉस रिसीप्ट जो होती है वो रेवेन्यू होती है बिजनेस की। ठीक है, तो रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तभी हम इनकम कैलकुलेट करते हैं। राइट, क्या होते हैं एक्सपेंसेस? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हमारे स्पेंडिंग्स होती हैं, ओके, जो भी हमारी कॉस्ट होती है, तभी लिखा है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने की कॉस्ट बेसिकली इट इज़ द वैल्यू दैट हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओके, जो भी मनी या मनीज वर्थ हमारी एक्सपायर हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है ड्यूरिंग द करंट ईयर इन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। Okay, and they are generally of revenue nature. When we talk about expense, then it means that we are talking about revenue expenditure. Okay, तो क्या उसके एग्जांपल्स हैं? सैलरीज पेड टू एम्प्लॉय, रेंट पेड फॉर प्रेमाइसेस, रिपेयर्स ऑफ ऑफिस और मशीनरी, और बैड डेट्स। बैड डेट्स होता है जो हमने उधार में माल बेचा और जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही, और अल्टीमेटली ये हमें विश्वास हो गया कि ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा फॉर एनी रीज़न, तो हम उसको अपना लॉस मान लेते हैं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से ख़त्म कर देते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक लॉस के नाम का अकाउंट खोल के, जिसका नाम है बैड डेट्स। वो डेट्स जो बैड हो गए हैं, जो दे आर नॉट गुड इनफ टू बी रिकवर्ड, ओके, उनकी रिकवरी नहीं हो सकती है, उसको लॉस मान लेते हैं। तो ये एक्सपेंस होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं इनकम की। क्या होती है इनकम? इनकम इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर हम एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस कर दें तो वो इनकम होती है। ओके, इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट होता है वो तो होता ही है, साथ में अदर इनकम भी होती है जो हमारी नॉन बिजनेस इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। जैसे कि जो भी उसका रेगुलर बिजनेस है उसकी सेल्स से जो इनकम जनरेट हो रही है, तो वो इनकम हो गई। और अगर उसका कुछ ऐसा है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है एक्टिविटी, लेकिन वो इनकम वहाँ से आ रही है, जैसे कोई उसको रेंट आ रहा है कहीं से प्रॉपर्टी का, या उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ से उसको शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है, या उसने कोई मान लीजिए डिपॉजिट किया बैंक में, या किसी को लोन दिया हुआ है इंटरेस्ट पे, तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। ओके, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसमें हम ऐड करते हैं। इसलिए मैंने आगे लिखा है, पहले लिखा है मैंने रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, देन अगेन आई हैव रिटन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस अदर इनकम, जो नॉन बिजनेस इनकम है। अदर इनकम को हम नॉन बिजनेस इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकम में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए इनकम जो है प्रॉफिट से थोड़ा ब्रॉडर टर्म है। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उससे जो इनकम जनरेट होती है वो प्रॉफिट कहलाता है। जैसे एक ट्यूटर की ट्यूशन इनकम, डॉक्टर की कंसल्टेंसी फीस, ओके, एडवोकेट की भी कंसल्टेंसी फीस, ये सब उसकी ऑपरेटिंग इनकम है। या जो आदमी जिस चीज़ का डीलर है, जिस चीज़ में वो ट्रेड कर रहा है, उस ट्रेड के सेल्स से जो उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो दोज आर कॉल्ड प्रॉफिट और इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, एग्जाम्पल, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। तो या तो अगर उसका गुड्स बेचने का काम है, जो मतलब ट्रेडर्स का होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो गुड्स बेचने से उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी गुड्स पहले प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करके जब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आ जाएगी उसकी रेडी फॉर सेल, तो उनको बेचेगा, तो रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो भी उसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। एंड अगर कोई सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या एडवोकेट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो उनका जो वो सर्विस रेंडर करते हैं, ओके, तो ग्रॉस रिसीप्ट्स
जो उनका प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है उनकी रिसीप्ट से जो उन्होंने सर्विसेज रेंडर करने के बदले में ली है बेसिकली, है ना। वहाँ पे भी हम ग्रॉस रिसिप्ट्स या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, लेकिन जब हम सर्विस रेंडर करते हैं तो वहाँ पे हम सेल्स ना यूज़ करके टर्म यूज़ करते हैं ग्रॉस रिसिप्ट्स। ओके, देन कम्स गेन। गेन इज इंक्रीज इन इनकम, चाहे वो इनकम हो चाहे वो प्रॉफिट हो, सबसे हमारी कैपिटल बढ़ती है, तो गेन से भी हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो इंक्रीज इन कैपिटल, मैंने इनकम लिखा है ये गलती से, तो इट इज़ इंक्रीज इन कैपिटल, इट इज़ नॉट इनकम, इंक्रीज इन कैपिटल बेसिकली। इंक्रीज इन कैपिटल फ्रॉम इर्रेगुलर और नॉन रिकरिंग डील। कोई भी ऐसी डील या कोई भी ऐसा एक्ट जो इर्रेगुलर है, जो रेगुलर नहीं है, नॉन रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नेचर का नहीं है। ओके, जैसे कोई मैंने पुरानी कार बेची, उससे मुझे प्रॉफिट आ गया, कोई मैंने पुरानी मशीनरी बेची, उससे मुझे प्रॉफिट आ गया, है ना। तो ये जो होती हैं, ये मेरा काम नहीं है कार बेचना या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना, है ना। तो मैं पुरानी एसेट्स को बेचना मेरा काम नहीं है, काम तो मेरा कुछ और है। लेकिन इवन देन आई वांट टू बाई ए न्यू कार, तो मुझे पुरानी कार बेच रहा हूँ मान लो, तो पुरानी कार की मेरी अकाउंट्स में बुक वैल्यू थी 50,000, बेच दी मैंने 70,000 की, तो 20% इज गेन ऑन सेल ऑफ कार। तो ये ऐसे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम गेन बोलते हैं, ये रेगुलर बिजनेस इनकम नहीं होती है। लॉस क्या है? लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। जब हमने इनकम की बात करी तो इनकम था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो, है ना, तो वो लॉस है बेसिकली। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इनकम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, दैट मीन्स एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू इज लॉस। ओके, ये बात हो गई। परचेजेस रेफर टू एन अकाउंट, परचेजेस हम एक अकाउंट को नाम देते हैं। परचेजेस रेफर टू एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। जो गुड्स हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, एक तो वो हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो हम परचेजेस बोलते हैं उसको। और या हमने कोई रॉ मटेरियल जिससे हम वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमने बेचना है बेसिकली अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो जो हम गुड्स बेचते हैं, अगर हम उनको मैन्युफैक्चर भी करते हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग करने में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वो रॉ मटेरियल जब हम परचेज करते हैं तो उसको भी हम परचेजेस में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर हमारी ट्रेडिंग फर्म है, तो जो भी हमने बेचने के लिए गुड्स खरीदी वो तो परचेज में आता ही है। और अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो जो हम गुड्स बेच रहे हैं उनको बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो उसकी परचेज भी परचेज में आती है। ओके, परचेजेस कैन बी कैश और इट कैन बी क्रेडिट आल्सो। तो परचेज हम कैश में भी कर सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं। सेल्स रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स सेल ऑफ गुड्स इन विच द फर्म डील्स। सेल्स कैन बी कैश और क्रेडिट। जैसे हमने परचेज की बात की, सेल्स की भी ऐसी बात है कि परचेज में हम वो गुड्स की परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमने सेल करनी है, ठीक है। और सेल्स में भी हम उन गुड्स की सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें वो फर्म ट्रेड करती है। ओके, फर्नीचर को बेचना, मशीनरी को बेचना, कार को बेचना, वो सेल्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, सेल्स में क्या रिकॉर्ड होगा? वो कमोडिटी की सेल जो उसकी मेन बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट है बेसिकली। जैसे गारमेंट्स वाले के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउज़र, जैकेट्स, ये उसका गुड्स है, तो इनकी जो सेल होगी वो सेल्स में इंक्लूड होगी। स्टेशनरी वाले के लिए रजिस्टर, बुक्स, नोटबुक्स, स्टेपलर, पेंसिल, पेन्स, मार्कर्स, ओके, ये उसका सेल होगा। तो इनकी सेल जो होगी जिसमें वो डील करता है, वो गुड्स जिसमें वो डील करता है, जो उसकी ट्रेडिंग आइटम्स हैं, दोज आर रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, तो वो सेल्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। गुड्स, जैसे हम सेल्स परचेज की बात कर रहे हैं, गुड्स आर फिजिकल कमोडिटीज इन विच बिजनेस डील्स, दीज आर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर सेल। ओके, तो गुड्स तो है फिजिकल कमोडिटी, है ना, टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट सर्विस, इट इज़ गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। तो गुड्स वो फिजिकल कमोडिटीज़ हैं जिसमें बिजनेस डील करता है, जिसमें बिजनेस ट्रेड करता है, जिसमें बिजनेस व्यापार करता है, जिनको वो खरीदता है बेचता है ना, जो उसकी नॉर्मल ट्रेडिंग आइटम है, उनको हम गुड्स बोलते हैं। इसलिए अगर जो मान लीजिए कार का डीलर है, उसके लिए कार गुड्स है, उसके लिए फर्नीचर असेट्स है, लेकिन जो फर्नीचर का डीलर है उसके लिए फर्नीचर गुड्स है और कार असेट है। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके,
मैं ट्यूटर हूँ, मेरे लिए फर्नीचर भी असेट्स है, मेरे लिए कार भी असेट्स है। अगर मैं टीचर हूँ तो कार भी असेट है मेरे लिए, फर्नीचर भी असेट है, एयर कंडीशन भी असेट है, सब मेरे लिए असेट्स है। मेरा सर्विस ओरिएंटेड काम है, तो आई एम नॉट सेलिंग एनी गुड्स। ओके, राइट। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड इज दैट पार्ट ऑफ गुड्स विच इज लाइंग विद द बिजनेस टिल दे आर सोल्ड। जब तक वो बिके नहीं है या बिकने से पहले तक, जब तक वो बिजनेस में, बिजनेस के प्रेमाइसिस में, शॉप में, गोडाउन में लाई कर रहे हैं, बिजनेस के पास हैं, तब तक वो उसका स्टॉक कहलाता है। उसको स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है अगर हम स्टॉक को वैल्यूएट कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जैसे अभी 1 अप्रैल 2020 स्टार्ट हुआ था, तो 31 मार्च 2020 को जो साल क्लोज हुआ अकाउंट्स का किसी भी फर्म का, 31 मार्च को जो उसने स्टॉक की वैल्यूएशन की, दैट विल बी कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, और स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगला साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, तो वही वैल्यू का स्टॉक जो है वो अगले ही दिन ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो स्टॉक एट द एंड ऑफ एनी ईयर बिकम्स स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर। ठीक है, फिर स्टॉक में हम 3 कैटेगराइजेशन और करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके 3 टाइप के स्टॉक हो सकते हैं। एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो रॉ मटेरियल उसने अपनी चीज़ बनाने के लिए ख़रीदा, अभी उसने उसको यूज़ करना शुरू ही नहीं किया, रॉ मटेरियल एज इट इज़ लाई कर रहा है, दैट इज़ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब उसने वो चीज़ें बनानी शुरू की, जैसे कोई फर्नीचर वाला सोफ़ा, डबल बेड, डाइनिंग टेबल एट्सेट्रा वो बना रहा है। अब वो अभी अधूरी है, पूरी बनके तैयार नहीं हुई है, वो 70%, 60%, 40% बनी हुई है सपोज। उसमें कुछ मटेरियल लगा हुआ है, कुछ लेबर का पार्ट लगा हुआ है, कुछ और चीज़ें लगी हुई हैं ना, फेविकॉल वगैरह, तो वो हो गया स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और एक जो बनके तैयार हैं चीज़ें बेचने के लिए, बनके तैयार है लेकिन बिकी नहीं है, वो भी लाई कर रही है शोरूम में, वो बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, ट्रेडिंग कंपनी में स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ही होता है, तो इसलिए हमें उसको आइडेंटिफाई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की बात ही नहीं हो रही थी, तो हम उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। तो वी डू नॉट से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि वहाँ पे दूसरे टाइप का स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, फिर आ गया डेटर्स। डेटर्स आर दोज पर्सन्स, दे मे बी नेचुरल पर्सन्स, दे मे बी आर्टिफिशियल पर्सन्स, टू whom we have sold goods on credit and they have to make payment to us, वो डेटर्स होते हैं। ये करंट एसेट्स का पार्ट होता है। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स, अगेन नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स, फ्रॉम whom we have purchased goods, from whom we have purchased goods on credit and we have to make the payment, वो क्रेडिटर्स होता है। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। ओके, डिस्काउंट रिडक्शन इन द प्राइस होता है, रिडक्शन इन सेल प्राइस। ओके, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस और रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द सेल्स। ओके, तो क्या होता है डिस्काउंट? 2 तरह का, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली उस बिजनेस के उस बिजनेस के नॉर्मल प्रैक्टिस में प्रेवलेंट होता है, या वो वॉल्यूम सेल के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट देता है किसी कस्टमर को। ओके, जैसे हम नई सड़क जाते हैं, वहाँ से बुक्स लेके आते हैं, वहाँ 20% डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो उनकी नॉर्मल प्रैक्टिस है। या बल्क बाइंग करते हैं तो भी वो ट्रेड डिस्काउंट दे सकता है। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम सेल्स की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं और सेल्स को उतना ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो 50,000 की सेल्स है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो हम सेल्स की वैल्यू को ही 45,000 दिखाएंगे और ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते हैं। ओके, अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट हम लिखते नहीं हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, कहीं नरेट कर देते हैं उसके बारे में, लेकिन अकाउंट्स में कहीं ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नहीं खुलता है। राइट? ओके, और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वाले केस में हम सेल्स की वैल्यू में से नहीं माइनस करते हैं। सेल्स की वैल्यू हमने 50,000, हमने सेल्स की 50,000 ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि भैया अगर वो कैश पेमेंट करता है इमीडिएटली तो हम उसको 2% या 3% या 4% जो भी देना है हम कैश डिस्काउंट दे देंगे।
तो एक तो वो इमीडिएट कैश पेमेंट के लिए हो गया, या मान लो वो उधार में भी ले गया तो हम बोलते हैं अगर विद इन ए वीक पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब या तो वो कैश पेमेंट्स पे होता है इमीडिएटली, या कैश पेमेंट को प्रॉम्प्ट करने के लिए कि कैश पेमेंट जल्दी मिल जाए, ओके, वो कैश डिस्काउंट होता है। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट जो है वो उसका नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होता है, इट इज़ जस्ट टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम द डेटर्स, ओके। अगर हमने उनको 2 महीने का या 1 महीने का क्रेडिट दिया है और हम बोलते हैं भैया विद इन वीक पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। या अगर आप कैश पेमेंट भी खरीद रहे हो तो भी हम 5% डिस्काउंट दे देंगे, सपोज वो सब कैश डिस्काउंट है, ओके। लेकिन वो सेल्स में से कम नहीं होता है, हम सेल्स पूरे अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हैं और कैश डिस्काउंट की अलग से एंट्री करते हैं। कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है और कैश डिस्काउंट का हम अकाउंट ओपन करते हैं, ओके। तो ये डिस्काउंट जो भी होते हैं ये डिस्काउंट हम अलाउ भी कर सकते हैं और डिस्काउंट हमें रिसीव भी हो सकता है। अगर हम कोई पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा अगर हमने पेमेंट किया है, और हमें पेमेंट रिसीव होगी तो हम डिस्काउंट दे भी सकते हैं किसी को। जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जो हमें पेमेंट मिलती है, जो हमें डिस्काउंट मिलता है आगे सामने से, उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है, कैश डिस्काउंट एटलीस्ट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है। और ट्रेड डिस्काउंट से मैंने बोला सेल्स की वैल्यू ही रिड्यूस हो जाती है, उसको हम अलग से शो नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। डेबिट एंड क्रेडिट का बहुत नाम सुनेंगे आप अकाउंट्स में, तो अभी फ़िलहाल यही समझना है और यही डेफिनेशन भी है कि जो हम अकाउंट बनाते हैं टी शेप अकाउंट, जिसकी हमने पहले भी बात की है, तो जो हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं लेजर में, जहाँ पे हम एक कॉमन नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे, ओके, उस अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम डेबिट कहते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। तो अगर किसी भी अकाउंट के हम लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब हम उसको डेबिट कर रहे हैं, और किसी भी अकाउंट के अगर हम राइट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब हम उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। इसको नहीं क्रेडिट कर रहे, इस अकाउंट को, जो ये अकाउंट है इसको इस अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और इस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसका मतलब इस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, ओके। सो द अकाउंट फॉर्मेट इज इन टी शेप and left side of the T-shape account is called debit side and right hand side of the T-shape account is called credit side. So when we record something on the left hand side, okay, then we say that account is debited, and when we record something on the right hand side then we say that account is credited, okay. With this note we end this video. दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में, ओके। इसके साथ ही एक बार फिर मैं बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा साथी आप जैसे सब देख पाएँ वीडियो को, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।